हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग एक कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नीचे के एनालिसिस की। और वो कैटेगरी थी क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर की। हमने एक पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करी थी और उसको एक जोन मानकर हम लोग चल रहे थे, मतलब काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा। और हम लोग उसमें ये देख रहे थे कि कौन हमेशा उसके नीचे रहते हैं, कौन थोड़े टाइम उसके ऊपर रहते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम उसके नीचे रहते हैं, कौन 50% उसके टाइम ऊपर रहते हैं, 50% टाइम उसके नीचे रहते हैं, कौन 90% टाइम उसके ऊपर रहते हैं और कभी कभार किसी लक फैक्टर की वजह से वो उसके नीचे खिसक आते हैं, और कौन ऐसे हैं जो जिनको गरीबी रेखा नहीं छूनी पड़ती, हमेशा वो उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया पॉवर्टी को डिटरमाइन करने का। ठीक है, पॉवर्टी लाइन का पैरामीटर प्लस कुछ क्राइटेरिया कि हम कैसे पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं। अब पॉवर्टी को जानने का एक तरीका और होता है जो कि अलग अलग कंट्रीज डिटरमाइन करती हैं, वर्ल्ड बैंक डिटरमाइन करता है, और भारत का भी एक अपना तरीका है उसको डिटरमाइन करने का। उस क्राइटेरिया के अंदर बेसिकली दो सब क्राइटेरिया है। एक है कि पर्सन, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पर्सन जो है वो कैलोरी इनटेक कितना कर पा रहा है। नंबर वन, जो वो खा रहा है उसको उस खाने का पोषण कितना मिल रहा है, कितनी कैलोरीज जो हैं वो उसके शरीर में जा रही हैं। दूसरा, उन कैलोरीज को क्या वो अफोर्ड कर पा रहा है पर्सन, उतनी मिनिमम कैलोरी जितनी उसके शरीर में जानी चाहिए, क्या पर्सन के पास उतनी इनकम है। ये क्राइटेरिया होता है। तो हम इसे देखते हैं ज़रा। राइटर हमसे कह रहे हैं लेट अस एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। अब देयर आर मैनी वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी, ये हमने देख लिया। उनमें से एक तरीका हम डिस्कस करते हैं, नया तरीका, वो है मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू का यहाँ पर मतलब क्या है, हम किस चीज़ से, हम किन चीज़ों को पैसों की संख्या में तोल रहे हैं। वो है पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की इनकम के मिनिमम कैलोरी इनटेक उस पर्सन का कितना है, और उस कैलोरी इनटेक के लिए क्या उसके पास पर्याप्त मात्रा में उतना बेसिक मिनिमम पैसा है कि नहीं है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक मतलब जितना पर्सन खाना पीना में अपना खर्च करेगा, वो वाला क्राइटेरिया। इसको ऐसा माना गया था जब हमने पॉवर्टी लाइन एस्टीमेट जो करी, जो बनाई हमारे देश के लिए, हमारे देश की सिचुएशन को देखते हुए, कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट रूरल पर्सन के लिए, जो पर्सन गांव में रह रहा है, उसके लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है, और अर्बन एरिया में रहने वाले पर्सन की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2100 होती है। श्रेया, गांव में रहने वाले पर्सन की कैलोरी इनटेक ज़्यादा क्यों? फिजिकल वर्क ज़्यादा है, ठीक है। और शहर में कम क्यों एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़? ऐसा माना जाता है कि शहर में रहने वाला इंसान अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा खर्च करता है एज़ कम्पेयर टू शारीरिक ताकत, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस 2011-12 में पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड फॉर रूरल एरियाज एज कंजम्पशन वर्थ ₹816 पर पर्सन अ मंथ, एंड फॉर अर्बन एरियाज, ये तो हो गया रूरल एरियाज के लिए, एंड फॉर अर्बन एरियाज इट वॉज ₹1000। और अर्बन एरियाज के लिए अगेन पर कैपिटा इनकम ज़्यादा क्यों? यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, जब मैं आपसे कह रहा था कि ये जो कैलोरी इनटेक वाली जो बात है कि शहर में रहने वाला जो इंसान है उसको मतलब अपनी मानसिक ताकत ज़्यादा जो है वो लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू शारीरिक ताकत, तो मैं यहाँ पर कोई विल पावर या कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि गांव में रहने वाला जो इंसान है वो कम टेंशन लेता है या फिर अपने उसके अंदर दिमाग कम है। उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए रोटी का ज़रिया ज़्यादातर उसकी शारीरिक मेहनत होगी। उसके लिए रोटी का ज़रिया उसका खून पसीना होगा। शहर में रहने वाला जो इंसान है
वो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, और अगर नहीं भी है तो शहर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं जहाँ पर उसको फिजिकल वर्क कम करना है एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि रूरल एरिया में रह रहा है। ठीक है, ये फंडा होता है इसका, इसको किसी नेगेटिव वे में मत ले जाना। अब दो द गवर्नमेंट यूजेस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कि एक महीने के अंदर मतलब बेसिकली इतना परसेंट कर सके, ठीक है, खर्चा, या फिर उसकी इतनी बेसिक इनकम या कमाई इतनी होनी चाहिए एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। राइटर हमसे पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस मैकेनिज्म सेटिस्फैक्टरीली आइडेंटिफाइज द पुअर हाउस होल्ड इन आवर कंट्री। तो देखो, कोई भी मेथड, अगर राइटर हमसे सवाल कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेथड प्रिसाइज नहीं होता। हर एक मेथड के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने मेरिट्स हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि मेजर प्रॉब्लम इस मैकेनिज्म के साथ की है। कौन से मैकेनिज्म के साथ? कैलोरी इनटेक वाला मैकेनिज्म और इनकम वाला जो मैकेनिज्म है, पर कैपिटा इनकम वाला जो मैकेनिज्म है, उसके साथ दिक्कत ये है कि इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर, और डिफ्रेंशिएट नहीं करता ये बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर। जैसा कि हमने देखा कि पुअर के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होती है। ठीक है, कि यहाँ पर ऑलवेज पुअर है, यूजली पुअर है, चर्निंग पुअर है, ओकेशनली पुअर है, नेवर पुअर है। और ज़्यादा गहराई में जाके अगर क्लासिफिकेशन देखो तो मेजर कैटेगरी है पुअर, नॉन पुअर। उसके अंदर भी तीन तरह के पुअर, पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। नॉन पुअर के अंदर नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनर एंड बिलियनर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था। तो ये जो कैलोरी इनटेक या पर कैपिटा इनकम वाला जो फंडा है, राइटर आपसे कह रहा है कि इसकी लिमिटेशन यही है कि ये सारे पुअर पर्सन को एक ही तराजू में नाप तोल कर एक ही कैटेगराइजेशन की कर देता है, और ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता ये वाला क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन का कि वेरी पुअर को अदर पुअर से हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ऑल्सो ये जो मैकेनिज्म है, इट टेक्स इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सिलेक्ट आइटम्स। खर्चा जो खाने के ऊपर होता है और कुछ गिने चुने सामानों के ऊपर होता है एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम, कि अगर पर्सन खाने के ऊपर या फिर गिने चुने सामानों के ऊपर खर्चा कर पा रहा है तो उसकी इतनी इनकम है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो अपने अपने तरीके से इसको मतलब बेसिकली देखते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, इट इज़ दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, जिनका ख्याल सरकार रखे, सरकार इनके लिए पॉलिसीज़ बनाए, स्कीम्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड हेल्प द मोस्ट, यानी कि किसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है इस क्राइटेरिया से? अंत्योदय वाले पर्सन को, पुअर ऑफ द पुअर, जिसकी वजह से ये चीज़ भी डिफिकल्ट हो जाती है कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स का, पॉलिसीज़ का लास्ट माइल डिलीवरी नहीं कर पाती है, कि डाउन ट्रोडन सेक्शन, डीप डाउन द लाइन, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज लेवल पर, या अगर हम पॉवर्टी को एक क्राइटेरिया के तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो गरीब वर्ग है, तो वो सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग है कहाँ पर, कौन है वो लोग, ये चीज़ फिर उससे नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। अब देयर आर मैनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट्स जो कि पॉवर्टी के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, क्या पर्सन के पास एक्सेसिबिलिटी है टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ये भी एक सवालिया चेन है कि हम कैटेगराइज करें पर्सन को एज पुअर या फिर नॉन पुअर। तो दे नीड टू बी कंसिडर टू डेवलप पॉवर्टी लाइन। ये सजेशन है, ऐसा होता नहीं है लेकिन। तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए जो चल रहा है, इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन या टेक इन टू अकाउंट सोशल फैक्टर्स, जिसकी वजह से गरीबी उत्पन्न होती है, गरीबी पैदा होती है और गरीबी चलती चली जाती है समाज के कुछ लोगों के बीच में, कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में, कुछ एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर गरीबी जिस टाइम से पैदा हुई वहाँ से चलती चली आ रही है, इनफैक्ट बढ़ गई है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन को लेने चाहिए लेकिन वो कंसिडरेशन में नहीं लेता? इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, फिर सोशल फैक्टर की प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन, या फिर लैक ऑफ सिविल फ्रीडम्स, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम्स।
तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली अगर देखें तो ये जो पॉवर्टी का आस्पेक्ट है ये सिर्फ इकोनॉमिक आस्पेक्ट नहीं होता है, ये जो आस्पेक्ट है एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फैक्टर्स के एक तो सोशियो पॉलिटिको एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ये कंबाइन तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं एक पुअर के ऊपर और उसके साथ एसोसिएटेड उसकी ज़िंदगी में पॉवर्टी के ऊपर। चलो अगर इसकी शुरुआत हो गई है पुअर और पॉवर्टी की, सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि नीचे आए, लेकिन हम सिर्फ एक ही नज़रिए से जो उसको देखते हैं ना पॉवर्टी को, जो नज़रिया हमारा इकोनॉमिक पैरामीटर, और जिसकी वजह से हम इग्नोर कर देते हैं सोशल और पॉलिटिकल पैरामीटर को, उसकी वजह से पॉवर्टी किसी न किसी रूप में सस्टेन्ड रहती है, चलती चली जाती है और आगे चलकर वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमें लगता है कि इसका एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है जिससे ये जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, चलते चलना भी एक चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से हम सोसाइटी में इन इक्वालिटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर वो इनइक्वालिटीज़ भी, अगर पॉवर्टी का डायमेंशन सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक डायमेंशन है तो फिर वो असमानताओं का डायमेंशन भी या उसका दायरा भी सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक होगा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होगा, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा होगा। तो एम जो होना चाहिए, जो मकसद होना चाहिए पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का, वो ये होना चाहिए कि हमें इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर करना है बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स जो कि जो पर्सन कर सकता है या जो पर्सन बन सकता है, सच एज हेल्थी एंड वेल नरिश्ड लाइफ, टू बी नॉलेजेबल एंड पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी। अगर इस व्यू पॉइंट से हम लोग देखें तो समाज में जिस चीज़ की हमें नीड है एकमात्र वो शस्त्र है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ग्रोथ से कैसे अलग होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बात करता है कि इकोनॉमी में पैसा फ्लो होना चाहिए, एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन जब हम इकोनॉमिक थ्योरी में तीसरे क्वेश्चन को डील करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस के बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो हमारा सवाल ये होता है क्या सच में जिसके लिए वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गुड्स उस तक पहुंच रहे हैं क्या, उन जैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस, कास्ट, या फिर जो भी दूसरे पैरामीटर्स होते हैं सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो इसके लिए हमें चाहिए पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेहतरीन शस्त्र वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स, उन चीज़ों के लिए जो बंदिशें या जो बाधा आ रही है रास्ते में, जो रोड़े हैं उनको हटाना, जो कि पर्सन को अपनी जीवन में कुछ करने से रोकते हैं। ठीक है, अब वो क्या बाधाएं हैं? इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, ठीक है, फिर लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। तो हालांकि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हायर ग्रोथ रेट अगर हो रहा है इकॉनमी के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है थ्रू वेरियस स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ रूरल एरियाज़ में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो भी पैकेज आए 1990 से या फिर आप कह लो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, सरकार बोलती है कि इन सारी हथकंडों की वजह से हमने पॉवर्टी लेवल को कम करा है। देश में जितनी जनसंख्या थी जो गरीबी रेखा के नीचे आती थी या जितने टोटल गरीब थे उनका परसेंटेज, उनका नंबर हमने कम करा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के इस क्लेम को एक डाउटफुल नज़रिए से देखते हैं। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से डेटा जो कलेक्ट करा जाता है, जो आइटम्स इंक्लूड करे जाते हैं इन द कंजम्पशन बास्केट, यानी कि पर कैपिटा इनकम वाली जो बास्केट के अंदर के कैलोरी इनटेक, इनकम बास्केट वगैरह, जो भी आइटम्स जो पुट करे जाते हैं, जो मेथोडोलॉजी चुनी जाती है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, एंड द नंबर ऑफ पुअर्स आर मैनिपुलेटेड टू अराइव एट द रिड्यूस फिगर्स ऑफ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। इसकी वजह से पॉवर्टी की ट्रू पिक्चर जो है कभी सामने नहीं आ पाती, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है, वेरियस ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट का कहना है।
तो ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर जो हैं उनको ये लगता है कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड जो हैं वो अपनाने चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट फिगर ला पाएँ, ताकि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन फिगर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकें आने वाले चुनाव के अंदर अपनी छवि को, अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए। गरीबी के जब तक ट्रू फिगर्स हमारे सामने नहीं होंगे तो कोई भी सरकार गरीबी को हटाने के लिए उतने अच्छे कदम लेगी नहीं। ये चीज़ें दबती रहेंगी समाज से, ठीक है, और सोसाइटी से कभी ये जो गरीबी नाम का जो जहर है, ठीक है, ये कभी मिटेगा नहीं। और मैंने आपको इसका इम्पैक्ट बताया ही था कि कैसे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और सोशल कोजाइवनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट निकलता है कि गरीब आदमी फिर अमीर आदमी से चिढ़ने लग जाता है, अमीर आदमी गरीब आदमी से चिढ़ने लग जाता है, वो उससे दोस्ती नहीं करता, वो उसके साथ उठना बैठना खाना पीना रिश्ते नाते निभाना शादी करना रिलेशनशिप में आना ये सब पसंद नहीं करता, वो दूरी बना कर रखते हैं, ये डरे हुए रहते हैं, वो शोषण इनका करते हैं, वो चिड़े हुए रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसे करके समाज में पीसफुल व्यवस्था कभी नहीं आ सकेगी। और हर एक इंसान जब ऐसे खुंदक में घूम रहा होगा तो हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स में भी कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन जो कि एक फेमस इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ विनर है, उन्होंने एक इंडेक्स डेवलप करा था अपने सरनेम के नाम से। अमर्त्य सेन इनका सरनेम है, सेन इंडेक्स, ठीक है। कुछ और भी टूल्स हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, जैसे पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रखे हैं राइटर ने, लेकिन ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक में मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया की। तो जब हम टोटल उस आबादी को पता लगाते हैं जिसको हम गरीब कह रहे हैं भारत के अंदर, तो हम बेसिकली पॉवर्टी लाइन का सहारा लेते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन में हम किसका सहारा लेते हैं? हम पॉवर्टी लाइन को लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रीट करते हैं। इसके नीचे जो भी लोग आ रहे हैं हम उनको बोलते हैं वो पार्ट है बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का, और इसके ऊपर जो भी पार्ट आ रहा है हम उनको बोलते हैं वो एपीएल का पार्ट है, अबव पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। सरकार को प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि कोई भी इन दो पोजीशंस पे ना हो। ये तो है पॉवर्टी लाइन, ये लाइन है आपकी पॉवर्टी लाइन, तो कोई भी इन दो पोजीशंस पे ना हो। कौन सी दो पोजीशंस? एक तो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास ना हो, और दूसरा वो बीपीएल का पार्ट ना हो, बिलो पॉवर्टी लाइन का पार्ट ना हो। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर वो है तो सरकार को सबसे पहले उसे भेजना चाहिए। एकदम से तो अमीर नहीं बना सकते, पहले तो अमीर और गरीब का गैप कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे पर्सन की प्रोग्रेस होगी, उसकी जनरेशन की प्रोग्रेस होगी। सरकार को लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि पर्सन को बीपीएल से एपीएल की तरफ ले जाए सबसे पहले तो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के जो नीचे रह रहे हैं, हम उसको डिनोट करते हैं विद अ टर्म नोन एज हेड काउंट रेशियो। तो ट्रू फिगर्स तो देखो हमारे सामने आ नहीं सकते, हमने ऊपर लिमिटेशन देखी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पुअर पीपल इंडिया के अंदर मतलब रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। वेयर डू दे रिसाइड एंड हैज़ देयर नंबर ऑफ प्रोपोर्शन डिक्लाइन ओवर द ईयर्स और नॉट? ये कुछ सवाल हैं जो कि इकोनॉमिस्ट के सामने होते हैं, सरकार के सामने होते हैं, ठीक है। जब इस तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस गरीब लोगों को करा जाता है, when such a comparative analysis of poor people is made in terms of ratios and percentages, we will have an idea of different levels of poverty of people and their distribution. अलग अलग राज्य में वो कितना फैले हुए हैं और अलग अलग टाइम पर। अलग अलग टाइम का यहाँ से ये मतलब है एक डिकेड पहले गरीबी कितनी थी, अब कितनी है, आज़ादी के टाइम पर कितनी थी, अब कितनी है, हर एक साल में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। जब कोई महामारी जैसा इवेंट आ जाता है, कोविड जैसा, तो उस टाइम पर सरकार क्या इनिशिएटिव लेकर उसको संभालती है, गरीबी को, या नंबर ऑफ पर्सन जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर उनको बढ़ने देती है या फिर सेम ही रखती है। ये सब कुछ जो है कंसर्न्स भी हैं, और एक अलग अलग तरीके के जो ट्रू पिक्चर जो हमारे सामने आती है, इकोनॉमिक्स के जो सामने आती है, तो सरकार के लिए एक आँख खोलने वाले कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं।
कि पॉवर्टी कैसी है, किस रूप में लोगों को प्रभावित करती है, नंबर ऑफ पुअर पर्सन कितने होते हैं देश के अंदर, क्या वो एपीएल का पार्ट है या वो पॉवर्टी लाइन के पास है, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, या फिर वो बीपीएल का पार्ट यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑफिशियल डेटा जो पॉवर्टी के ऊपर होता है इट इज़ नाउ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग उस डेटा को जनता के सामने रखता है। और जो ऑफिशियल डेटा होता है पॉवर्टी का, इट इज़ एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, जिसको कलेक्ट करा जाता है एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और अब जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हमारे सामने एक ये चार्ट है जो कि हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि भारत की जितनी आबादी है 100% जो भारत की आबादी है ओवरऑल, सारे लोगों को मिलाकर, हर तरीके के लोगों को मिलाकर, जो सारे भारत के जो सिटीजन्स हैं उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग पुअर की डेफिनेशन के अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है, तो हम ये आंकड़ा लेते हैं 1973 से 2012 तक का। 1973 से 74 में जब हम ये फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस। ठीक है, और ये है हेड काउंट रेशियो परसेंटेज की फॉर्म में। हेड काउंट रेशियो अब आप समझ गए होंगे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं वो कितने परसेंटेज लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो तो परसेंटेज की फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज है उसका, ये भी 1973 से 2012 तक कैलकुलेट करा गया। और नंबर ऑफ पुअर यानी कि जो एक्चुअल जो इसके नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो भी 1973 से 2012 तक हमने कैलकुलेट करा। तो यहाँ पर अगर हम इसके एनालिसिस करें 1973 से 74 में मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 320 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, 1973 से 74। ओके, फिर इन 2011 एंड 12 दिस नंबर हैज़ कम डाउन टू 270। ये नंबर कम हो गया, कम होता चला गया। इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन 1973 से 74 में अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज बिलो दी पॉवर्टी लाइन। 2011-12 में ये गिर गया 22% हो गया। जब ऑब्वियसली बात है एक्चुअल नंबर्स जो गिर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से जो गरीबी की जो परसेंटेज है वो भी गिरेगी। ठीक है, गरीब लोगों की परसेंटेज जो हेड काउंट रेशियो जो वो भी गिरेगा। 1973 से 74 में मोर देन 80% ऑफ पुअर जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते थे। एंड दिस सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज इवन इन 2011 एंड 12। वो अभी भी इस टाइम तक भी 2011-12 तक भी वो गांव में रह रहे थे, रूरल एरियाज में रह रहे थे। तो इससे हम क्या समझें, दिस मीन्स डैट मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन विलेजेस। और इसके एनालिसिस क्या है कि गाँव के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर गाँव एक ऐसा माध्यम है विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी इन इंडिया। और हर बार मयूर आप जानते हो कि ये फिनोमेना भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। शेरा जानते हो ना आप, ये फिनोमेना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, है ना। इस रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से अगर आशमा, अगर हमें रियलिस्टिक बात अगर लिखनी हो, आप हमारे इलाके की हालत जानते हो ना। आप मतलब जो लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी से घर तक का जो डिस्टेंस है हार्डली वो 3 से 5 मिनट है अगर रोड पे एक भी व्हीकल ना हो, राइट आशमा। लेकिन कभी कभार वो आपको पूरा का पूरा 1 घंटा ले लेता है मयूरी दिल्ली की हालत की नहीं। और जितने बैटरी रिक्शा ऑपरेटर्स हैं या फिर जो भी ये सब चल रहे हैं, है ना, ये सारे लोग क्या दिल्ली के, ये मूल निवासी हैं दिल्ली के नहीं ना, बाहर से आए ना काम करने, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने, अपनी सिचुएशन को बेटर करने। मैं उनको सही गलत नहीं कह रहा,
अर्बन इकॉनमी या दिल्ली एनसीआर की इकॉनमी चली ही नहीं के भरोसे रही है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो गया? इस कंजेशन की वजह से होता क्या है, पर्सन को लंबे समय में होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिनमें से एक अहम समस्या होती है लोगों की मेमोरी के साथ जो चीज़ इंटरफेयर करती है सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। मैं ये दो टर्म क्यों बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली? बिकॉज कॉन्शियसली जिस चीज़ से आप अवेयर होते हो वो चीज़ होती है कॉन्शियसली, लेकिन यहाँ पर आप कॉन्शियसली इस चीज़ से अवेयर नहीं हो, और वो क्या है? वो है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, 1990s में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर रूरल एरियाज के अंदर जो है दे हैड डिक्लाइन, वेयर एज द नंबर ऑफ देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स इंक्रीज्ड मार्जिनली, हल्का सा बढ़े थे लेकिन बढ़े थे। पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइंड कॉन्टिन्यूसली फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। 1973 से 2012 तक अगर हम देखें, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रपोर्शन, बट द नेचर ऑफ डिक्लाइन इन द टू पैरामीटर्स इज नॉट इनकरेजिंग। मतलब जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जो चीज़ ये शो करता है कि भारत का विकास पिछड़ रहा है इस जहर की वजह से, इस गरीबी की वजह से, ठीक है। रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच slower than the absolute number of poor in the country. You will also notice that the gap between the absolute number of poor in rural and urban areas got reduced, whereas in case of ratio the gap has remained the same. यानी कि नंबर ऑफ जो पुअर पर्सन है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, गैप कभी कभार हेड काउंट रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, वो कभी कभार सेम ट्रेंड पर भी चला है। जैसे आप ये देख लो, ऑलमोस्ट ये जैसे कम धीरे गिरता रहा और ये बढ़ गया, फिर गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये होना कैसा चाहिए? अब इसका ट्रेंड आगे जाना कहाँ चाहिए? अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर 2030 लिख दूँ, यहाँ पर 2035 लिख दूँ, ये जाना कहाँ चाहिए? दोनों नंबर से नीचे जाना चाहिए। यार वो इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता है कौन सी रिपोर्ट है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता ये सब रिपोर्ट, मैं इकोनॉमिक सर्वे से आपको बताऊंगा। हाँ, नंबर्स के पीछे मत जाया करो, आपको जो भी ट्रेंड एनालिसिस है वो इकोनॉमिक सर्वे पूरी पिक्चर आपको दे देता है। हमारी यूपीएससी में ये सब रिपोर्ट्स और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जो रिपोर्ट कोड्स ये वाली जो होती है एनएसओ वगैरह की, उधर हर चीज़ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ गिवन होती है और एनालिसिस के साथ, और स्कीम्स की फिर उसके अंदर बुराइयाँ होती हैं और कहाँ कहाँ वो स्कीम की कमी रह गई है, तो वो चीज़ वहाँ से कवर करना, ठीक है। तो रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि गैप बिटवीन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गॉट रिड्यूस, वेयर एज इन केस ऑफ रेशियो गैप जो है वो बिल्कुल सेम रहा है 1993-94 तक, एंड हैज़ वाइडेंड ऑल्सो, बढ़ भी गया 2011-12 में, ठीक है। एक चीज़ अब आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वो थ्योरी तो चलो ठीक है, वो तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी एक बार के लिए, लेकिन ज़रा अपने दिमाग में पिक्चर इसकी क्लियर करते हैं कि ये जो थ्योरी जो राइटर बक गया है यहाँ पर, ये तो बोरिंग है, ये हमें कोई याद भी नहीं रहने वाली, ये नंबर्स भी हमें याद नहीं रहने वाले और रहने भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें खेलना होता है ग्राफ्स पर, जैसा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की जब मैंने सीरीज से स्टार्ट करवाई थी, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जीएस पेपर 3 में जब आप इकोनॉमिक्स के आंसर को डील कर रहे हो, आपके पास ग्राफ्स होने चाहिए। उन ग्राफ से आप ब्रॉडर ट्रेंड्स को बता सकते हो, रहते देन अगर आप नंबर्स को या परसेंटेज को लिख कर आओ। मैंने आपको बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से बताया था, अगर आप ये सोच रहे हो कि सही परसेंटेज, सही नंबर, सही आंकड़े अगर आप लिख कर आओगे और उसका अगर आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लक फैक्टर है, लेकिन गलत लिख कर आओगे अगर हल्का सा भी, ठीक है, तो उसके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। हर पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक,
डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चेक करते हैं। एक ही बंदा बैठ के आपके एक फर्स्ट क्वेश्चन से 20th क्वेश्चन चेक नहीं करता। जो जिस सब्जेक्ट का डोमेन फैकल्टी होता है वो चेक करता है। उसको बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज आपको प्रिपेयर करने के लिए हज़ारों दिन लग जाते हैं, लेकिन उसको वो 3 क्वेश्चन चेक करने के लिए जो रेलिवेंट फिगर्स या उसके साथ एसोसिएटेड जो भी डेटा है वो उसके दिमाग में उसको कंठस्थ तरीके से याद है, या फिर उसके पास एक ब्लूप्रिंट पेपर भी होता है वेरीफाई करने के लिए कि इस पर्सन का आंसर इन पैरामीटर्स के इर्द गिर्द तो घूमना ही चाहिए। इसने अगर इसके बिल्कुल क्लोज आकर भी बात करी है, एक हिंट भी दी है जो कि मेरे पास एक मॉडल आंसर खुद का जो कि कभी पब्लिक होगा नहीं, तो मैं इस कैंडिडेट को पूरे नंबर दे दूंगा। तो बेटर ये होता है कि आप ना ब्रॉडर ट्रेंड्स के बारे में बात करके और रेदर देना बहुत छोटे नंबर्स या परसेंटेजेस में घूम लो, तो उसी को हम समझते हैं। ये चीज़ एक अच्छा चार्ट है, अगर आप इसको यूज़ कर सको तो ज़रूर करना। और श्रेया क्या करना, इसका प्रिंट आउट लेकर ना, जो हमने पॉवर्टी वाला चैप्टर नितिन सिंघानिया से कवर करा था ना, वहाँ पर जाकर स्टेपल कर देना। ठीक है, ये मदद करेगा आंसर राइटिंग में पक्का। तो ट्रेंड्स इन पॉवर्टी इन इंडिया 1973 टू 2012, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन। अब इसको ध्यान से देखो। अब इस डिस्कशन को मयूर हम 2 पार्ट्स में लेकर चलते हैं। एक रूरल जो डार्क वाली काली लाइन है, एक ग्रे अर्बन। ठीक है, अब ट्रेंड आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा रेदर देन ये थ्योरी। अब मैं जैसे आपको पढ़वाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए थ्योरी पढ़वा दी है, मैं खुद कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती लंबे समय तक मैं उस पर टाइम वेस्ट या अपनी विल पावर वेस्ट नहीं करता। उससे बढ़िया मेरे पास बहुत कुछ है रिविजन करने को, और ना मुझे इससे ना मार्क्स चाहिए, ना मुझे इतना ट्रस्ट है अपनी मेमोरी के ऊपर कि ये फालतू के फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये गिवन भी 2012 तक है, हम इससे एक डेकेड से भी ज़्यादा आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेंड की, तो 1973 टू 74 से शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी का एरा था इसका मतलब। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था, सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपको समझ में आएगा पूरी कहानी। उनकी पिक्चर शुरू होती है ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर हमारा देश बनता है आगे बफर स्टॉक इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंस हम लोग क्रिएट करते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये एग्रीकल्चर वाली बात है, पॉवर्टी के साथ एसोसिएट होकर क्यों कर रहे हो। पॉवर्टी में एक पैरामीटर तो अभी आपने जान ही लिया ना, कैलोरी इनटेक का। कैलोरी इनटेक का फिनोमेना वर्क तो तभी करेगा ना जब देश के पास अनाज भी होगा अपनी जनसंख्या को खिलाने के लिए। बताओ हाँ या ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि देश के पास अफोर्डेबिलिटी पावर हो लेकिन अनाज ना हो। जापान जूझ चुका है ना इस सिचुएशन से एक ना एक टाइम पर। जापान के पास अफोर्डेबिलिटी थी ना, लेकिन अनाज नहीं था ना, बाद में उसने क्रिएट करा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। और इलेक्शंस किस नारे पर जीता था उन्होंने 1971 का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने? ठीक है, करीब बैठाओ। अब अगर हम इसको देखें 1973 से 74, तो यहां पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना। ब्लैक वाला है रूरल पॉवर्टी का चार्ट। ये 1973 से 1994 तक ये गिरता हुआ आया। ठीक है, इधर तक। ठीक है, देख लिया ये गिर रहा है, यानी कि रूरल पॉवर्टी कम हो रही है। लेकिन सेम टाइम पर अर्बन पॉवर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको हम लोग मयूर ट्रेडिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जब एक चार्ट ऐसा आ रहा होता है एक चार्ट ऐसा आ रहा होता है? क्या कहते हैं हम उसको? डाइवर्जेंस। ठीक है, ये नंबर ऑफ
पुअर गांवों में कम हो रहे हैं, शहरों में बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है? रूरल अर्बन माइग्रेशन। हाँ, सुन लिया मैंने एक बारी, रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले ट्रेंड की बात करें, यहां तक तो हमने देख लिया नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज। यहां से यहां तक अगर हम चले 1993 से लेकर 2004-5 तक, ठीक है, एकदम से सडन इंक्रीज इसके अंदर आ गया। और ये वाला जो ट्रेंड अभी तक राइजिंग ट्रेंड था अर्बन पुअर का, ये स्टेबल होने लगा। ये मैंने सॉरी बढ़ता हुआ दिखा दिया गलती से। ये होने लगा काइंड ऑफ स्टेबल, हल्का सा बढ़ता हुआ तो जा रहा है लेकिन काइंड ऑफ स्टेबल हो गया। पर अगेन डाइवर्जेंस तो है ना अगेन यहां पर। ठीक है, हमारे पास फाइनली जो बेटर पिक्चर आती है वो 2004-5 के बाद आती है। ठीक है, 2004-5 में सरकार किसकी? और ये नंबर दोनों का बिल्कुल कन्वर्जेंस वाला। ये देख रहे हो नीचे गिरा, फिर ये ज़्यादा नीचे गिर गया, अब दोनों गिर रहे हैं। ठीक है, ये है ट्रेंड जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब 2011-12 का जो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट ट्रेंड है। मैं 2024 तक की बात नहीं कर रहा। लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर हमें इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है, उसके बियॉन्ड किसी डॉक्यूमेंट पे मैं नहीं ट्रस्ट करता। आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो भाई आप करते रहो, आपकी उम्र निकल जाएगी, ट्रेंड निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। आप करते रहो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट। इकोनॉमिक सर्वे आपको दुनिया जहां भर के सारे डॉक्यूमेंट्स की कंपाइलेशन दे देता है, इतनी कि जितने आपके बाप दादा कभी नहीं जोड़ पाएंगे फैक्ट्स। हाँ, ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के ट्रेंड्स होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर मिनिस्ट्रीज के होते हैं, या फिर कुछ कुछ पब्लिक डिपार्टमेंट्स के होते हैं। लेकिन आप भी जानते हो मयूर कि इसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं यूज़ करती है इनको, या फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अब देखो इसके पीछे एक एनालिसिस जानते हैं जो कि राइटर यहाँ पर बताना भूल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रीजन क्या है इसके पीछे? यूपीए के टाइम पर एंटी पॉवर्टी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, ये सब जो चलाए गए। ठीक है, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी क्या? होगी ना। और यूपीए के टाइम पर, इस टाइम पर अगर आप जानते हो, न्यूट्रल होकर अगर हम लोग बात करें, हम यहाँ पर सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं मैं, क्योंकि हर चीज़ आपको जो भी ऐसे ट्रेंड्स अगर सालों के साथ जुड़े होते हैं, सालों इन द सेंस कि मतलब 1973 से 2012 तक, तो आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी कहानी मेरे साथ सुन रखी है। तो मैं पर्सनली तो ऐसे याद करता हूँ इसको कि यार पहले एक पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की कहानी अपने दिमाग में दोहराओ। अच्छा, सरकार अगर इसकी थी तो ऐसा हुआ होगा, सरकार अगर उसकी तो ऐसा हुआ होगा। बिकॉज जो राजनेता गद्दी पर बैठा और जिसकी सरकार बैठी है, हर सरकार एक चीज़ को टारगेट करती हुई चलती है, वो उसका एक कुकी होता है, मतलब विनिंग पॉलिटिक्स का एक उसका सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है उसके ऊपर। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स इंट्रोड्यूस करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, और सबसे ज़्यादा यूपीए के टाइम पर जो पुश दिया गया था वो दिया गया था मनरेगा को। मनरेगा को, ठीक है। हेड काउंट रेशियो की अगर हम लोग बात करें, हेड काउंट रेशियो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाले। अर्बन एरियाज में अगर हम लोग देखें, ये गिरता ही रहा है ट्रेंड 1973 से लेकर 2012 तक, कभी नहीं बढ़ा। बहुत अच्छी बात है, कभी भी नहीं बढ़ा।
अब अर्बन एरियाज पे शुरू से क्या फैसिलिटीज रही होगी 1973 से 74 तक, आपको क्या लगता है? यहां पर एक तो बीपीएल वालों के राशन कार्ड बन जाते हैं, और यहां पर हाँ फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो यहाँ पर बड़ी सारी हैं, मतलब जहाँ पर सस्ता अनाज मिलता है वो उन्हीं को कहते हैं फेयर प्राइस शॉप, और फेयर प्राइस शॉप्स में ही आप राशन कार्ड लेकर जाते हो। और जो ये बहुत गहरी डिबेट है, डिबेट नहीं मतलब जो बहुत गहरे फैक्ट्स हैं कि येलो कार्ड होता है रेड कार्ड होता है, ये सब कुछ मैंने नितिन संघानी में कवर करवाया होगा आपको, आप लोगों को याद होगा, पता होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें रूरल टर्म्स में हेड काउंट रेशियो की, कि परसेंट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, ये 1973 से लेकर 1994 तक तो गिरता है ये वाला ट्रेंड, ठीक है। फिर थोड़ा सा बढ़ता है एक डिकेड तक ऑलमोस्ट, और उसके बाद दोबारा गिरना स्टार्ट। अब यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है ऐसे ट्रेंड के ऊपर, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। यूपीएससी हमेशा आपको ट्रेंड बेस्ड जब भी क्वेश्चन देता है ना, हमेशा उसने एक ट्रिक खेल रखी है। हमेशा आप चाहे 20 साल के पेपर उठा लो, पहले तो ट्रेंड होते ही नहीं थे, तो अगर आपसे जेन्युइन में बात करूँ तो 2012 या 2013 तक के पेपर आप उठा लो, और उसको आप 2023 तक के पेपर को एनालाइज कर लो। 2024 में भी आपको ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द ट्रेंड्स प्रिसाइजली। यूपीएससी उन ट्रेंड्स में हमेशा आपको ये देता है, दो चीज़ें देगा और कहेगा, या एक चीज़ भी देगा तो कहेगा कॉन्टिन्यूसली इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर 5 years, कॉन्टिन्यूसली इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 1 decade, continuously both have been increasing in parallel direction, both have been decreasing in parallel direction। इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है, हालांकि एक लक फैक्टर वाली बात है ऐसा कहना, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक ट्रेंड ही होता है, कभी भी कोई भी चीज़, कभी भी कोई सी भी चीज़ जहाँ पर इकोनॉमिक्स की थ्योरी आप अपनी आंखों से देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, कुछ भी चीज़ संसार में कभी भी कॉन्टिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड में नहीं होती है कि ऐसे बढ़ते चले जाए, ऐसे बढ़ते चले जाए, या फिर गिरते हुए ट्रेंड में भी कभी नहीं होती है कॉन्टिन्यूसली कि गिरते आते चले जाए, गिरते आते चले जाए। हमेशा मेजर पुल बैक्स या मेजर पुलअप्स होते ही है। आप चाहिए किसी भी कहीं पर भी ये इम्प्लीमेंट कर लो, इसको समझने का एक क्राइटेरिया, एक तरीका ये होता है, आप बिजनेस, दुकान, काम धंधा, अपने जीवन में खुशहाली, रिश्ते नाते अच्छे होना, सब दिन एक समान होना, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होना, स्टॉक मार्केट को देखना, क्रिप्टो मार्केट को देखना, मैंने इन सारी बातों में हर एक डायमेंशन की बात कर दी है। कभी भी कोई भी चीज़ आपकी एक जैसी नहीं बढ़ती रहती है और एक जैसी नहीं गिरती रहती है। बहुत जब अच्छे आपके दिन चल रहे होंगे उसमें कुछ दिन टेंशन वाले भी होंगे, और जब बहुत टेंशन वाले जो दिन होंगे उसमें 1-2 दिन अच्छे भी होते हैं, हंसी मजाक वाले। इसलिए कहते हैं कि ये जो पुल बैक्स होते हैं, ट्रीट देम लाइक एस, ये इकोनॉमिक्स का रूल होता है। वैसे मैं आपको ये वाली बात इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ। ट्रीट देम एस कैटापल्ट, गुलेल की तरह उसको ट्रीट करा करो। ट्रेडिंग में भी जब आपको कोई लॉस दिख रहा होता है ना, तो समझ जा करो वो गुलेल एक रेडी हो रही है, जितनी पीछे वो जा रही है, जितना आपका पोर्टफोलियो रेड शो हो रहा है, उतना ही ज़्यादा वो ग्रीन होगा, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है और इन्वेस्ट करने के लिए, और पैसा डालो और भरो उस पैसों। चढ़ती गाड़ी में आज तक कोई सफ़र करता है तो वो गिरता ही गिरता है। क्या कह रहे हो प्राची? मैं वही कह रहा हूँ, इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये एक ट्रेंड है। उस टाइम पर इकोनॉमी से ये निकाला होगा, पर्टिकुलरली फोकस क्या पूछ कर रहा हो किस इकोनॉमी से ऐसा आपने क्यों करा, ऐसा किसकी तारीफ करने के लिए दिखा रहे हुए।
एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत ये जो मेजर ईयर्स होते हैं ना, इन मेजर ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं प्राची, कि अपना बहुत सारी चीज़ों का बेस ईयर चेंज करते हैं, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिफाइन करते हैं थोड़ा बहुत, उस टाइम के ट्रेंड लेते हैं। अब जैसे अगर मैं होता, मैं उसको लॉजिकली कैसे देखता कि भाई ये शुरुआत तो होनी चाहिए थी 1991 से, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमें इसको देखना चाहिए था, लेकिन नहीं। और फिर दूसरे तौर पर आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर जब बात चली रही है तो हर चीज़ फिर 1950 से क्यों देखी जाती है, 1947 से, देश की आज़ादी से लेकर एक बड़ी पिक्चर आप दो। इसको तो देखो टाइम फ्रेम्स की तरह ट्रीट करा करो। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो ट्रेंड्स होते हैं, डिकेटल वाले जो ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है पूरे हमारे भारत का ट्रेंड के बाद। जैसे अभी एक क्वेश्चन बनता है इस साल के यूपीएससी में, एक मेंस में क्वेश्चन बनेगा कि और 2023 में भी तो मेंस में आया ही था ऐसा कोई क्वेश्चन, किसी एक पेपर के अंदर आया था, मेरे को याद नहीं, कि भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए तो भारत ने इस क्षेत्र में क्या अचीव कर लिया अभी तक, क्या उसकी अचीवमेंट्स रही हैं। ये होती है ब्रॉडर पिक्चर वाले क्वेश्चंस। तो ट्रेंड्स का कोई रीज़न नहीं होता। अब जनरली यहाँ पर अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो कहेगा, सबके आंसर यहाँ पर ठीक होते हैं। वो कहेगा कि पॉलिटिकल एंगल लिखने के लिए दे रखा है, 1970 से लेकर 2010 तक की पिक्चर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। तो यार इसका अब ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठा, लॉजिक की बात से यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं बैठा। हमें तो बस इसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखना, हम क्यों यहाँ पर राजनीति की बात करें, ठीक है। फिर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स। अगर हम यहाँ पर देखें 1973 टू 74 ये है ग्रे वाला जो बार है, और जो ब्लैक कलर वाला जो बार है वो है 2011-12। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1973 के कंपैरिजन में 2011-12 में क्या पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिख रही है कि 1973 से के कंपैरिजन में 2011-12 में ये सारे ग्राफ कैसे, ये सारे बार कैसे, नीचे 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 नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहली एनालिसिस हमारी क्या हो गई, ग्रीन टिक मिल गया, इससे हमें इसके ऊपर लोड नहीं रहना हमें। लेकिन ऐसे बार्स को देखने का तरीका क्या होता है, लेट मी क्लियर द पॉइंट। आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये वाला है ग्रे बार और ये वाला है ब्लैक बार, तो ब्लैक बार ग्रे बार की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश ना करें। ब्लैक बार ये मतलब किसी भी राज्य के अचीवमेंट को हम तब मानेंगे कि जो ब्लैक बार है वो कद में, हाइट में ग्रे बार के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। उस स्टेट ने कर रखी होगी सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट। अब इस नज़रिए से आप इसको देखना शुरू करो। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगर आप यहाँ पर देखो, आप इस नंबर्स को मत देखना, नंबर्स तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन आप ये देखो कि ब्लैक बार कद में कहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू ग्रे बार कितना वहाँ पर बड़ा है, तो वो स्टेट को हम कहेंगे ये काबिल तारीफ है ना। आंध्र प्रदेश काबिल तारीफ है क्या? अरे यार मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ग्रे बार की हाइट के कंपैरिजन में जो ब्लैक बार है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये काबिल तारीफ है, ठीक है। उसके बाद अब गुंजन, ये इसका ग्रे बार तो बहुत बड़ा है, लो इसको भी चीर के निकल गया इससे ऊपर, लेकिन यहाँ ब्लैक बार बिहार का नहीं है ना, यहाँ पर भी निकल गया लो, इस लाइन को चीर कर ये मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का भी निकल गया और वेस्ट बंगाल का भी निकल गया। लेकिन इनका ब्लैक बार कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी इसको ऑलमोस्ट टच कर रहा है, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है।
सबसे ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट काइंड ऑफ, मतलब अगर एक नज़रिया से अगर हम बात करें तो वो हमें किसकी दिखती है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। और सबसे बुरी परफॉर्मेंस हमें काइंड ऑफ किसकी दिखती है? मतलब चाहे भरी एक राज्य का नाम ना लो, आप एक दो राज्य का नाम ले लो, और उड़ीसा भी है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश और बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर भी, लेकिन ठीक है ग्रे बार फिर भी इस वाली लाइन के तो ऊपर ही आ गया है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखने, बस ये ट्रेंड को अगर समझ जाओगे ना, अभी देखो ये चीज़ ना थ्योरेटिकली यहाँ पर बोलना और आपको क्वेश्चन के बारे में बताना ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। आपने ट्रेंड्स को जान लिया हो, पढ़ लिया हो, और एक बार ट्रेंड्स को आप देखना अगर सीख जाओ तो उसके बाद फिर आप जो है वो कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को समझ सकते हो कि यूपीएससी कहाँ पर ऐसे ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम करता है और कहाँ ट्रैप करता है। ये चीज़ मयूर आपकी एक्सरसाइज तो मैं करवा ही चुका हूँ, आपकी आशमा शाइनी वगैरह की। लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे के 10 लेक्चर करवाए थे मैंने, एक एक घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर बनाए थे हमने, सारे ट्रेंड्स कवर करवाए थे। उन ट्रेंड्स को समझना एक को भी मुश्किल था क्या? वर्ड टू वर्ड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था मैंने, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, है ना। तो वो टफ नहीं होता है। ठीक है, अब पुराने इकोनॉमिक सर्वे देखने में बैठ जाना आप लोग। तो फॉर द ईयर 1973 उत्तर प्रदेश इंक्लूड्स द प्रेजेंट उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के पास उस टाइम पर छत्तीसगढ़ था और बिहार में उस टाइम पर झारखंड था। तो अगर हम बात करें स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, ये हमने देखे। 2 लाइन्स इन द चार्ट इंडिकेट्स द नेशनल पॉवर्टी लेवल एंड फर्स्ट लाइन बिलो इंडिकेट्स द पॉवर्टी लेवल ड्यूरिंग 2011 to 12। तो प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन इंडिया ड्यूरिंग 1973 to 2012 इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 55 to 22%। अब ये नंबर्स हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको दे रखा है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस लाइन को पढ़ सकते हो। ड्यूरिंग 1973 to 2012 many Indian states reduced the poverty levels to a considerable extent, yet poverty levels in 4 states Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and UP, they are still far above the national poverty level। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब जो नेशनल पॉवर्टी लेवल है हमारा उससे भी ज़्यादा गरीबी शो करी है 1973 से लेकर 2012 तक 4 राज्यों ने, ओडिशा, MP, UP और बिहार में। और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी लेवल मच बेटर देन द अदर स्टेट्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए गवर्नमेंट मेजर्स की हमें तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु की ये बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल की ये बात कर रहा है, और हम यहाँ पर एक और सदर्न स्टेट का नाम ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये रहा, तमिलनाडु ये रहा, और वेस्ट बंगाल ये रहा। ठीक है, लेकिन ये लाइन याद रखना कि नेशनल पॉवर्टी लेवल से भी ज़्यादा पॉवर्टी 4 राज्यों के अंदर हमें देखने को मिलती है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।